स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर है। ऑल्दो आपका ये दिसंबर टेस्ट में ये चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और इसको हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है? साथ-साथ ये भी चलता रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑल्दो इट इज़ एन ईज़ी चैप्टर बिकॉज़ क्लास 9th में भी आप डिज़ीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप उस समय भी सीख लेते हैं। तो दिस इज़ जस्ट द एक्सटेंडेड वर्ज़न ऑफ क्लास 9th व्हाई डू वी फॉलो द चैप्टर, ठीक है? ये बस उसका एक थोड़ा-सा एक्सटेंडेड वर्ज़न है। और रादर आई वुड से अगर आपने क्लास 9th में थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आपने बाकी बुक्स से अगर डिटेल में पढ़ा होगा, सो दिस चैप्टर विल बी लाइक नथिंग फॉर यू, वेरी ईज़ी। थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं आपके लिए, जैसे कैंसर नया है और द टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड टू डायग्नोज़ कैंसर वो नई है। कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है? ये ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स ये सब आप पहली बार पढ़ते हैं। स्मोकिंग, उसके इल इफेक्ट्स ये सब आप, और एडोलेसेंस एंड उसका इफेक्ट्स ये सब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, है ना? ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़ ये कुछ नए-नए टॉपिक्स हैं। बाकी जो न्यू टॉपिक है या न्यू पॉइंट इसमें इंक्लूड है इस चैप्टर में, दैट इज़ अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में नो डाउट आपने क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा इसका। क्लास 10th में भी जब आप ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसमें, और लिया होगा आपने, बट डिटेल में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना? तो इम्यूनिटी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी इम्यूनिटीज़ होती हैं, इनेट, एक्वायर्ड, मतलब कौन-सी हम लोग बाय बर्थ लेके चलते हैं, कौन-सी आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, तो आपकी बॉडी कैसा अटैक सिस्टम शो करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी क्या होता है, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि कैंसर के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे आप, कि कैंसर होता कैसे है? बहुत ब्रीफ बट थोड़ा-सा डिटेल, ठीक है? होता कैसे है कैंसर? कैसे नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, और किस तरह से कैंसर फैल सकता है, क्योंकि कैंसर ऐसा कैंसर में जो ट्यूमर्स वगैरह बन रहे हैं अगर, तो वो ट्यूमर बेनाइन, मतलब एक जगह खड़े भी रह सकते हैं या एक जगह ही प्रेज़ेंट होंगे या पूरी बॉडी में भी फैल सकते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो कुछ आइडिया आप लोग लेंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, बिकॉज़ दिस चैप्टर कंप्राइजेज़ ऑफ 2 पॉइंट्स, दैट इज़ हेल्थ एंड डिजीज़, okay? So you have to know about health and you also have to know about the diseases. So you must know what is health. हेल्थ क्या है? एक ऐसा स्टेट है बॉडी का जिसमें यू आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल। एक ऐसा स्टेट आपकी बॉडी का जिसमें यू आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल, ऐसा बॉडी का स्टेट को हम क्या बोल देते हैं? दैट दिस बॉडी इज हेल्दी। व्हेन योर बॉडी इज मेंटली फिट, कुछ स्ट्रेस नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, या मेंटल कोई डिसऑर्डर नहीं है। व्हेन योर बॉडी इज फिजिकली फिट मतलब आपको कोई डिजीज नहीं है, या आपकी बॉडी ठीक से वर्किंग कंडीशन में है, सारे ऑर्गन सब कुछ ठीक से काम कर रहे हैं, देन यू आर फिजिकली फिट, ओके? सोशली फिट मतलब आपको कोई सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है, आपको कोई सोशल डिप्रेशन नहीं है, आपको आपके ऊपर कोई सोशल प्रेशर नहीं है, देन ऑल्सो देन यूर इकोनॉमिकली गुड, ठीक ठाक हो आपका, सही से आप खा रहे हो, छत मिली हुई है आपको रहने के लिए, घर मिला है, कपड़े हैं आपके पास, ठीक ठाक खाना है, हेल्दी खाना खा रहे हो, तो देन यू आर सोशली इकोनॉमिकली गुड, ओके? तो ये चीजें अगर आपके पास हैं, देन यू आर सेड टू बी हेल्दी, ओके? हेल्थ जो है सिंपली, अगर हम कहें कोई इंसान, एनी पर्सन, अगर हम कहें दैट दिस पर्सन इज हेल्दी, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए, इफ आई से पर्सन ए इज हेल्दी, ठीक है? पर्सन ए हेल्दी है, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो दिखने में अच्छा लग रहा है, या फिजिकल बाहर बाहर से वो फिट लग रहा है, या उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? अगर कोई उसको डिजीज नहीं है, एक्चुअल डिजीज अगर उसको नहीं है, या बाहर-बाहर देखने से वो ठीक लग रहा है, तो हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते बिना ये जाने कि क्या वो सोशली भी फिट है, क्या वो इकोनॉमिकली भी फिट है, क्या वो मेंटली भी फिट है, ठीक है? हो सकता है किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है और बाहर से भी ठीक लग रहा है देखने में, बट उसको कोई डिप्रेशन हो, ठीक है? या उसको कोई स्ट्रेस हो, तो उस कंडीशन में भी हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते, ठीक है? सो हेल्थ सिंपली डज़ नॉट मीन्स दैट द पर्सन इज़ डिजीज़ फ्री और फिजिकली फिट। कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है या फिजिकली फिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, ज़रूरी नहीं, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो।
ओके। हेल्थ जो है वो बहुत सी चीज़ों से अफ़ेक्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज़ जो हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकती है, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है? ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे डिफेक्ट जो आपके पैदा होने से पहले ही आप में थे, ठीक है? या आपको जो जो जेनेटिकली मिले हैं, या ऐसे डिफेक्ट्स जैसे आपने अभी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़े थे, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपने क्या पढ़ा? कुछ सिंड्रोम्स जैसे डाउन सिंड्रोम, ये सब क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है? जीन्स में गड़बड़ हो गई आपकी। अब जीन्स में गड़बड़ तो आपकी वजह से नहीं हुआ, दैट इज़ इनहेरिटेड और दैट वाज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। तो उस केस में भी यू आर नॉट हेल्दी, यू कांट बी वी कांट से दैट द पर्सन इज़ हेल्दी। फिर कोई ना कोई आपका माइक्रोब, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया, उससे भी आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, आप नहीं ठीक से सो रहे, ठीक से खा नहीं रहे, बस कुछ भी कचरा खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, ठीक है? तो उससे भी आपकी बॉडी हेल्दी नहीं हो सकती, ठीक है? तो उस स्टेट में भी हम आपकी बॉडी को हेल्दी नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, ठीक है? गुड हेल्थ का मतलब क्या है हमारी नज़रों में, साइंस की नज़र में? व्हाट डू यू मीन बाय गुड हेल्थ? क्या होता है गुड हेल्थ? गुड हेल्थ मतलब a person who is having a balanced diet, a person who is maintaining personal hygiene plus also the environmental hygiene also, ठीक है? अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रख रहा है वो भी। रेगुलर एक्सरसाइज जो कर रहा है, एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्म, ज़रूरी नहीं उसके लिए जिम ही जाओ आप, ठीक है? एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी स्पोर्ट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हाउसहोल्ड वर्क्स, ओके? इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ओके? आपको अपनी डिजीज़ेज़ के बारे में या कैसे फैल सकती है डिजीज़ेज़ उनके बारे में अवेयरनेस है। जैसे जब ये बारिश का मौसम होता है, तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं ये चलाते हैं। उसमें ना कुछ अपने वर्कर्स को आस-पास के एरियाज़ के हर एक घर में भेजते हैं और बोलते हैं कि आप उनको अवेयर कराओ कि अपने कूलर में पानी ना भर के रखें। हो सकता है आपके घर में आए भी हो चेकिंग वाले। चेक करने आते हैं कूलर में पानी तो नहीं भरा हुआ, या टंकी का जो ढक्कन है आपके घर में वो खुला तो नहीं हुआ, या कहीं खड़ा हुआ पानी तो नहीं पड़ा हुआ, तो चेक करने आते हैं, ठीक है? तो ये अवेयरनेस होता है, हमको पता है कि खड़े हुए पानी में डेंगू मलेरिया के मच्छर आ सकते हैं, इसलिए हमको खड़ा हुआ पानी घर में नहीं रखना, ये अवेयरनेस है। दूसरी अवेयरनेस, ये जब सीजन है तो अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमको मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के निकलना है, ये अवेयरनेस होती है, ठीक है? यूज्ड सिरिंज यूज नहीं करनी, ठीक है? ब्लड को बिना कंप्लीट टेस्टिंग के किसी में नहीं देना, राइट? अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये सब नहीं करना, राइट? तो ये सब क्या है? दीज़ आर अवेयरनेस। हम अवेयर हैं कि अगर हमने ये किया तो हमको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। आप किसी का यूज्ड सिरिंज यूज़ कर रहे हैं अगर, या हो रहा है आप पे अगर यूज़, तो हो सकता है उस पर्सन में एड्स हो, या उस पर्सन को एड्स पॉज़िटिव हो वो, तो एचआईवी पॉज़िटिव हो वो आपको भी ट्रांसफर हो जाएगा। राइट? तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। अवेयर अबाउट एवरीथिंग का मतलब है यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, that these causes can cause this type of disease and you have to be aware of that, ताकि वो disease से आप बच सके, because every time whenever you will read human health disease or anything which is related to disease, everywhere you will see that there will be written prevention is better than cure. How prevention will be better? When you are aware. If you are not aware, you cannot prevent the disease. Okay? If you are aware, you can prevent the disease. Okay, by taking respective precautions. Okay. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फैक्टर भी उसी में आ जाएगा सेम, ठीक है? अपना वेस्ट वगैरह सब अच्छे से डिस्पोज करना, ये सब इसमें आ जाएगा। एंड पर्सनल मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर। गंदा पानी, गंदा खाना मत खाओ, ठीक है? हेल्दी खाना, घर का खाना, सही पानी, ठीक है? तो फिल्टर्ड वाटर पियो, ठीक है? गंदा पानी मत पियो, ओके? तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो द पर्सन विल बी हेल्दी, ठीक है? नेक्स्ट आता है, ये तो हमने हेल्थ का पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ क्या है? एक बेसिकली हम डिजीज़ उसको बोल देते हैं व्हेन सम पैथोजन हैज़ एंटर्ड योर बॉडी, इट विल कॉज़ सम सॉर्ट ऑफ साइन और सिम्पटम which will result in a disease. ठीक है? The disease can be infectious or the disease can be non-infectious, right? A disease can be infectious, that means it can spread, जैसे coronavirus. A disease can be non-infectious which cannot spread, जैसे कि cancer. Okay? नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस डिजीज में, आपके अभी मैंने बता दिया एक एग्जांपल। फिर एचआईवी एड्स,
ठीक है, वो भी आ जाएगा इसमें, कॉमन कोल्ड ये भी आ जाएगा, निमोनिया भी आ जाएगा इसमें, ट्यूबरक्लोसिस भी आ जाएगा, मलेरिया भी आ जाएगा बिकॉज़ इट कैन बी स्प्रेड बाय द वेक्टर, ओके? तो इट कैन बी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ में आपके ये कैंसर आ जाएगा, डायबिटीज़ आ जाएगा, हाइपरटेंशन आ जाएगा, ठीक है? तो हाइपरटेंशन, हाई बीपी बोल सकते हो आप, ठीक है? तो ये आपके नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएँगे, व्हिच कैन नॉट स्प्रेड, ओके? कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। कॉमन डिजीजेस ह्यूमन में जो आप पढ़ते हैं वो जैसे कि है एक चीज का आप ध्यान रखना, दिस पीडीएफ इज सेंड विल बी सेंड टू यू एंड इन एडिशन विद दिस पीडीएफ one more pdf will be sent to you in which all the summary in a tabular form will be written of disease, जिसमें सारी वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज एंड हेलमिंथ डिजीज, उन सबका एक टेबुलर फॉर्म में समरी है, तो वो भी आपको भेजा जाएगा, वो क्विक रिवीजन के लिए आप, ठीक है? तो प्लीज मस्ट कंसिडर दैट ऑल्सो। ये कुछ कॉमन डिजीजेस है ह्यूमन में जो आपने पढ़नी है, ठीक है? सबसे पहले आता है टाइफॉइड, ओके? डिजीज का नाम है टाइफॉइड और उसके टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है? WIDAL विडाल टेस्ट। हुआ क्या था, टाइफॉइड को बोला जाता था कि ये ना गंदा खाना पीना इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज उसमें एक बैक्टीरिया पाया जा सकता था नोन एज सैल्मोनेला टिपी, ओके? स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक बेकरी की एक शॉप थी और वो जो बेकर थी, ठीक है? वो जो बेकर थी वहाँ पे काम जो करती थी, उसने ये डिज़ीज़ सबसे पहले स्प्रेड करना स्टार्ट किया था बिकॉज़ अनहाइजीनिक कंडीशन में वो बना रही थी ब्रेड वगैरह, तो वो फिर धीरे-धीरे ये डिज़ीज़ जो है स्प्रेड होने लग गई, ठीक है? टाइफॉइड मैरी भी बोला जाता है उस औरत को, ठीक है? बहुत पुरानी बात है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, सैल्मोनेला टिपी से होगी और सिम्पटम्स इसके टाइफॉइड बहुत से लोगों को हो चुका है। सिम्पटम्स आपको आधी डिजीज़ेज़ के सिम्पटम्स आपको वैसे ही पता होते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज़ आप या तो खुद उसको एक्सपीरियंस कर चुके हो या आप अपने आस-पास में कहीं अपने घर में या अपने नेबर में या अपने दोस्तों में आप उसको देख चुके हो, ठीक है? या सुन चुके हो उसके बारे में कभी ना कभी। तो मैक्सिमम डिजीज़ के सिम्पटम तो आपको ऐसे ही पता चल जाते हैं। तो टाइफॉइड का सबसे बेस्ट सिम्पटम क्या है? रेगुलर फीवर आते हैं, ठीक है? पेट में दर्द रहेगा, वॉमिटिंग भी हो सकता है, लूज़ मोशंस भी होंगे और पेट में बहुत एक्सेसिव दर्द रहेगा और बहुत सीवियर कंडीशन, एकदम सीवियर कंडीशन, मतलब दवाई नहीं ले रहे हैं या वो ठीक है नहीं हो रहा है अगर टाइफॉइड, तो आपके इंटेस्टाइन में पोर्स बन जाएँगे, परफोरेटेड इंटेस्टाइन हो जाएगी, उस टाइम सर्जरी होती है फिर, ठीक है? वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज होता है, अदरवाइज़ ये वही 7-8 दिन तक होता है, आपको पता है। 7-8 दिन तक रेगुलर आपको फीवर आएँगे ही आएँगे, ठीक है? और उल्टी ये सब ये तो आस-पास फ्री में मिलती हैं, उल्टी एंड डायरिया ये सब फ्री में मिलते हैं आस-पास, ठीक है? ये रहेगा आपको, पेट में बहुत दर्द रहता है इसमें। नेक्स्ट है निमोनिया, निमोनिया इन्फेक्शियस है और निमोनिया जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय द पैथोजन नोन एज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से फैलता है। होता क्या है निमोनिया में बेसिकली, दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू ऑल द फीवर, चिल्स, इन सब से ही रिलेटेड है निमोनिया भी। तो सिम्पटम्स वही सेम, कॉफ, फीवर, चिल्स, हेडेक ये सब सिम्पटम्स ही रहेंगे निमोनिया के, ठीक है? प्रॉब्लम क्या होता है निमोनिया में, इसमें आप इंटेस्टाइन लिख सकते हैं। इंटेस्टाइन जो है सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन इफेक्ट हो जाती है टाइफाइड में। निमोनिया में क्या होता है, जो आपके एल्वियोलाई होते हैं, बोलते हैं ना ऐसे लंग्स में पानी भर गया, ऐसे बोल देते हैं, है ना? बट वो लंग्स में कहाँ बेसिकली पानी कहाँ भर जाता है, फ्लूइड किसमें फिल हो जाती है, एल्वियोलाई में, ठीक है? अब एल्वियोलाई में अगर फ्लूइड फिल हो गई, तो ऑब्वियसली जो गैसियस एक्सचेंज होना था एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच, वो ठीक से नहीं हो पाएगा। गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो आपकी बॉडी को रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आप अच्छे से बाहर नहीं छोड़ पाओगे और भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी। ब्रीदिंग डिसऑर्डर है बेसिकली ये निमोनिया, ठीक है? नेक्स्ट कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड वही 5 दिन 4 दिन का रहता ही है ये, दवाइयाँ खा लो तब भी रहेगा ही, ठीक है? राइनो वायरस से होता है कॉमन कोल्ड और इसके सिम्पटम्स आप सबको पता ही है, कंजेशन और ये सब। निमोनिया में आप देख सकते हैं एल्वियोलाई आर अफेक्टेड, बट कॉमन कोल्ड में जो छाती है, जो लंग्स हैं आपकी, दे आर नॉट अफेक्टेड। कॉमन कोल्ड में लंग्स आर नॉट अफेक्टेड, ओनली द रेस्पिरेटरी पैसेज बिफोर लंग्स, लंग्स से पहले-पहले, ठीक है? आपका ये जो नेज़ल चैम्बर है सारा, वो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल चैम्बर्स ये आपके इफेक्ट होंगे, थ्रोट आपका इफेक्ट हो सकता है, बट द इन्फेक्शन डू नॉट कंटिन्यू टिल द लंग्स, लंग्स तक नहीं जा रहा वो, ठीक है? वो वैसे ही आप
बहुत देर तक खाँसी है 4-5 दिन तक वो वैसे ही खाँस-खाँस के छाती में पेन हो सकता है, बट द इन्फेक्शन इज़ नॉट प्रोसीडेड टिल द लंग, ठीक है? इट इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टिल द रेस्पिरेटरी पैसेज बिफोर लंग एंड नेज़ल चैम्बर, उससे आगे नहीं जाती, ठीक है? ये कॉमन कोल्ड था। फिर आता है आपका मलेरिया। मलेरिया आपको पता है इट इज़ कॉज्ड बाय व्हाट? प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम जो है उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हो सकती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरियाe है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है, बहुत सारे इसके स्ट्रेन्स हैं प्लाज्मोडियम के भी। प्लाज्मोडियम बेसिकली एक प्रोटोज़ोआ है, इट इज़ अ प्रोटोज़ोअन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोटोज़ोआ आते हैं, एक ग्रुप उसके अंडर इंक्लूडेड होते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम को कुछ लोकोमोशन का वो नहीं होता मतलब दे कांट लोकोमोट शो लोकोमोशन, ठीक है? दे डू नॉट शो। सिम्पटम क्या होंगे मलेरिया के ये भी आपको पता है, चिल, हाई फीवर ये तो है ही है। चिल्स मतलब बॉडी शिवर करना, काँपना, ठीक है? कोल्ड स्वेट्स वगैरह ये सब चिल्स के सिम्पटम्स हैं, ठीक है? और हाई फीवर तो रहेगा ही रहेगा और इसमें एक बड़ा ही मज़ेदार सा पैटर्न होता है फीवर का। हर 3 से 4 दिन बाद आपको फीवर उठेंगे, ठीक है? चिकन पॉक्स में भी ऐसा होता है, पैटर्न होता है। जैसे ही नया पिस्ट्यूल आता है या नया वो जो क्या बोल देते हैं आप उसको फुंसी आपकी लैंग्वेज में, ठीक है? तो वो जब नया आता है कोई भी तो आपको फीवर उठते हैं। तो इसमें मलेरिया में भी ऐसा होता है 3 टू 4 डे के बाद आपको आते रहेंगे, ठीक है? ये भी ठीक हो जाता है, दवाई-ववाई ले लो टाइम से तो, ठीक। बाकी ये है कि इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसके बिकॉज़ दिस पैरासाइट कैन मल्टीप्लाई इंटू योर बॉडी तो क्योंकि जब ये पैरासाइट अपनी लाइफ़ साइकिल शो करेगा देखेंगे आप इसकी लाइफ़ साइकिल भी, तो ये पैरासाइट आपकी आरबीसीज़ पे अटैक करता है। आरबीसी पे अटैक करेगा तो आपकी बॉडी में उसका कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो बस ये मेन प्रॉब्लम होता है, बाकी ये कुछ दिन की बात होती है, ठीक हो जाता है अगर सही से ट्रीटमेंट मिले तो। एक्सट्रीम केसेस पे डेथ भी हो जाती है। फिर है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, इट इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी एक प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा, ठीक है? एक प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा का ही ये स्पीशीज है एक। एंटामीबा हिस्टोलिटिका बेसिकली गंदे पानी से इससे ज्यादा फैल सकता है क्योंकि उसमें ये पैथोजन होता है, गंदा पानी पियोगे पैथोजन आपकी बॉडी में जाएगा, डिजीज करवाएगा, ठीक है? तो इसके जो नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स हैं दैट इज ये पेट में बहुत ज्यादा दर्द, ठीक है? और कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन तो है ही है, ठीक है? क्रैम्प्स और हो सकता है आपका जो स्टूल है या फीकल मैटर है उसमें ब्लड आ जाए, ठीक है? ये भी एक्सट्रीम केस में हो सकता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है अमीबियासिस। नेक्स्ट आता है आपका एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस एक हेलमिंथ डिसऑर्डर है। एस्कैरियासिस एज़ द नेम सजेस्ट इज़ कॉज्ड बाय एस्कैरिस। एस्कैरिस आपको पता है राउंड वर्म, ठीक है? फाइलम नेमाटोडा और एस्केलेमेंट्स उसमें आएगा ये और इसमें बेसिकली साइन क्या होता है इसका एस्कैरियासिस का? इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया ये सब है स्कैरियोसिस का नॉर्मल साइन एंड सिम्पटम, ओके? इफेक्ट किससे होंगे? गंदा पानी पीने से, गंदे खाना खाने से, अनकुक्ड वेजिटेबल्स, मीट इन सब, ठीक है? ये फैल सकता है। नेक्स्ट आता है बड़ा ही यूनिक दैट इज एलिफेंटियासिस आल्सो नोन एज फिलेरियासिस, ठीक है? ये फैलता है व्यूचुरेरिया नाम के एक एलिमेंट से, ठीक है? अब व्यूचुरेरिया क्या करवा रहा है? व्यूचुरेरिया बेसिकली क्या होता है? इसकी वजह से आपकी बॉडी में जितना भी ये लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं तो वो ब्लॉक हो जाती हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग वगैरह आ जाती है उस पोर्शन में स्पेशली आपके लिम्स में, ठीक है? बाजू पैर इसमें, ओके? तो इसमें क्या होगा आपके जितना भी लिम्स होंगे स्पेशली योर लोअर लिम्ब जो आपकी लेग्स है वो उसमें स्वेलिंग आएगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेलिंग, एलिफेंट फुट जैसा हो जाता है ये बिल्कुल इस तरह से, ठीक है? हो सकता है दोनों ही आपकी लेग्स इससे इफेक्ट हो सकता है ओनली वन लेग इफेक्ट हो, ठीक है? प्लस जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर आल्सो अफेक्टेड, दे कैन आल्सो शो स्वेलिंग, ठीक है? जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होंगे, आपकी लेग्स जो हैं वो भी स्वेलिंग शो करेंगी। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेग्स स्वेलिंग शो करेंगी, आर्म्स पे भी दिख सकता है, बेसिकली लिम्स पे दिखता है ये ज्यादा, ठीक है? तो दैट इज ड्यू टू द विचुरेरिया। इसके लिए बहुत बहुत लंबा इसका प्रोसीजर चलता है, हो सकता है ना भी हो ठीक,
पर हाँ, इसको फैलने से रोका जा सकता है, जैसे दिन में बहुत बार क्रीम्स लगानी पड़ती है उस अफेक्टेड एरिया पे, दवाइयाँ खानी पड़ती है क्योंकि सारी, चल नहीं पाते आप, अपने रेगुलर जो काम आप करते हो वो नहीं कर पाते, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ ऑन दैट रिगार्ड, ठीक? नेक्स्ट आता है रिंग वर्म्स। रिंग वर्म्स जो होता है दैट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय माइक्रो फंगल डिजीज़ है, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन, ठीक है? एपिडर्मोफाइटोन, इनकी वजह से होता है। और बेसिकली क्या होता है, आपके जो ये स्किन, स्कैल्प, नेल्स, इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ना? ज़्यादातर जो आपके स्किन डिसऑर्डर्स हैं, दे आर फंगल डिसऑर्डर्स होते हैं, आपको पता है। Maximum of you must have gone to some dermatologist somewhere in your life, or your relative or your friend must have gone to some dermatologist कभी ना कभी, है ना? किसी स्किन डॉक्टर के पास आप कभी ना कभी ज़रूर गए हो, ठीक है? आप नहीं तो कोई और जो आपकी जान-पहचान। तो स्किन वाले डॉक्टर क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो, क्योंकि डिजीज़ेज़ होती है वो स्किन की फंगल डिजीज़ेज़ ही होती है, तो हर एक को ऑलमोस्ट एक ही जैसी दवाई देते हैं, वो एक क्रीम सी होती है, एंटी फंगल क्रीम होती है, बस नाम थोड़े, कंपनी अलग हो सकती है, सॉल्ट उसमें सब में सेम होता है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो वही बस दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटी-मोटी डिजीज़ेज़ होती हैं, ये फंगल ही होती है, स्किन डिजीज़ेज़, ठीक है? सिम्पटम क्या होगा इसका कि आपकी स्किन जो है, जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, वो बहुत ड्राई ड्राई होगी। हो सकता है उसमें दाग बन जाए थोड़े बहुत, ठीक है? दाग होते हैं ना, रिंग इच गार्ड आपने सुना होगा, उसमें जैसे वो दाग बन जाते हैं, वैसे से बन जाते हैं इसमें, ठीक है? इच गार्ड बेसिकली इसकी दवाइयाँ, क्रीम का नाम है, कमर्शियल नाम है उसका, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे एंटर करेगी, क्या करेगी, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक, प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है एक स्टेज के नाम से, दैट स्टेज इज नोन एज स्पोरोजोइट स्टेज, एंड दिस स्टेज इज द इन्फेक्शियस स्टेज। कैसे आए? इस मस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, ठीक है? वो मस्किटो कौन था? फीमेल एनोफिलीज। उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, ठीक है? इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने के बाद इसने क्या किया? एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, ठीक है? हेल्दी पर्सन को जैसे ही बाइट करेगी तो इसके सलाइवा में जितना भी वो स्पोरोजोइट्स होंगे प्लाज्मोडियम के, वो सारे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गए। हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होने के बाद सबसे पहले वो जाते हैं लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में जाने के बाद वो हमला स्टार्ट करते हैं आरबीसीज पे, इरिथ्रोसाइट्स पे, ठीक है? आरबीसीज में हमला करने के बाद वो क्या करते हैं, बिकॉज़ जब वो आरबीसीज पे अटैक कर रहे होते हैं, तो एक पॉइज़न टाइप निकालते हैं, आप बोल सकते हो, या टॉक्सिन टाइप निकालते हैं, नोन एज़ हीमोज़ोइन। हीमोज़ोइन के निकलने की वजह से फिर आपको फीवर आते हैं, चिल आते हैं, ठीक है? तो जब ये आरबीसी के अंदर एंटर करता है ये पैरासाइट, तो उस समय हीमोज़ोइन पिगमेंट के निकलने की वजह से आपको फीवर और चिल आते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ये जो सिम्पटम हम पढ़ते हैं मलेरिया का, ठीक है? तो वो एक, वो जो पर्टिकुलर सिग्नेचर जो सिम्पटम है मलेरिया का, फीवर एंड चिल, वो इसी की वजह से आते हैं। जब ये आरबीसीज़ में एंटर करते हैं, तब हीमोज़ोइन एक टॉक्सिन निकालते हैं, उसकी वजह से आते हैं। फीवर जो है 3 से 4 दिन में आपको लगातार आएगा बार-बार, ठीक है? मलेरियल पैरासाइट जो है फीमेल एनोफिलीज से ट्रांसफर हो रहा है, तो फीमेल एनोफिलीज इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर, ठीक है? इट इज एक्टिंग लाइक अ वेक्टर। फीमेल एनोफिलीज अपने अंदर लेके नहीं चलती बचपन से ही, पर वो किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल को जब बाइट करेगी तो उसके सलाइवा में वो आ जाएगा पैरासाइट, और फिर वो हेल्दी इंडिविजुअल में उसमें ट्रांसफर कर देगी, ठीक है? जो मलेरियल पैरासाइट होता है, एज़ यू कैन सी कि उसको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो होस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि ह्यूमन बीइंग्स है, और एक उसको वेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे ये फीमेल एनोफिलीज़। तो मलेरियल पैरासाइट एक्चुअली रिक्वायर्स 2 होस्ट, ठीक है? तो मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट, one is human and one is female anopheles to complete their life cycle. Why? Because inside the female anopheles also developmental stage is going on. ठीक है? बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है फीमेल एनोफिलीज में भी हो रहे हैं, ओके? तो इसलिए फीमेल एनोफिलीज की भी जरूरत है और ह्यूमन बॉडी की भी जरूरत है। 2 होस्ट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है? एक बार लाइफ साइकिल फटाफट देख लेते हैं इसका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले किसी फीमेल एनोफिलीज ने, जिसके पास ऑलरेडी ये स्पोरोजोइट स्टेज था उसके सलाइवा में, उसने बाइट किया किसी हेल्दी पर्सन को। अब ये स्पोरोजोइट इस हेल्दी पर्सन के अंदर आ गए और लिवर सेल पे गए।
लिवर सेल में जाने के बाद उन्होंने क्या बनाया, धीरे-धीरे मैच्योर होते रहे और स्टेजेस डिफर करते हैं। पहले स्पोरोज़ोइट स्टेज होता है, ठीक है? फिर उसके बाद में मीरोज़ोइट स्टेज होता है। मीरोज़ोइट स्टेज के बाद फिर वो लोग जाते हैं किसमें? इन दी आरबीसीज़ या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है? आरबीसीज़ में जाने के बाद ये एरिथ्रोसाइटिक शाइज़ोन स्टेज बनाते हैं। ठीक है? फिर धीरे-धीरे आरबीसी बर्स्ट होते हैं, ओके? और आरबीसी बर्स्ट होके बाकी आरबीसीज़ को भी अफ़ेक्ट करते हैं धीरे-धीरे, ओके? और इन्हीं में फिर ये अपने गैमीट्स छोड़ देते हैं। जो इनके मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, इसी के अंदर छोड़ देते हैं और फिर ये उसके बाद में ये जो गैमीट्स हैं, दोबारा से जब कोई फीमेल एनोफिलिस इस अब ये इन्फेक्टेड हो चुका है क्योंकि पर्सन इसको जब ये दोबारा से बाइट करेगी, तो ये गैमीट्स इसके अंदर जाएँगे और ये गैमीट्स जो हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इंटू माइक्रोगैमीट. The male gamete will be converted into microgamete when inside the female anopheles, and the female gamete will be converted into macrogamete when inside the female anopheles. Both the micro and macrogamete will fuse to form a zygote. Okay, this zygote will show further stages like ookinete stage. ठीक है, जो कि जो इंसेक्ट है ये फीमेल एनोफिलीज है, उसका जो मिड गट होता है, उसकी वॉल पे जाके चिपक जाएगा और धीरे-धीरे क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेजेस में कन्वर्ट होता रहेगा। जैसे फिर बनेगा oocyst स्टेज, फिर उसके बाद में सिस्टिक स्टेज बनेगा ये, वो बर्स्ट होगा। सिस्टिक स्टेज जब बर्स्ट होगा तो निकलेंगे बहुत सारे स्पोरोज़ोइट स्टेज, ठीक है? स्पोरोज़ोइट फिर फर्दर उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाके, जैसे ही वो किसी और हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगा, उसमें एंटर हो जाएगा। ठीक है, मीनवाइल इस इन्फेक्टेड पर्सन में क्या हो रहा है, साथ ही साथ निकल रहे हैं कुछ टॉक्सिन्स, ठीक है? उन टॉक्सिन्स को हमने क्या बोल दिया था, दोज टॉक्सिन्स वर नोन एज हिमोजोल, ओके? तो ये भी साथ साथ में निकल ही रहे हैं। हिमोजोइन की वजह से आपको फीवर एंड चिला रहे, ओके? नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जो इम्यूनिटी होती है, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ओके? तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, पहले वो पढ़ लेते हैं हम। इम्यूनिटी होती है कि एक कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से और किस स्ट्रेंथ के साथ पैथोजन से लड़ रहा है, ताकि इस होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजीज फ्री रह सके, ठीक है? इस होस्ट की बॉडी जो है बाहर का कोई भी पैथोजन या फॉरेन मॉलिक्यूल से बची रहे, उसके लिए वो बॉडी कितनी फाइट कर रही है और कैसे फाइट कर रही है, दैट इज द इम्यूनिटी. इन शॉर्ट, द एबिलिटी ऑफ होस्ट सेल टू फाइट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन ड्यू टू द इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनिटी. इम्यून सिस्टम में आपके क्या आ जाएंगे, सारे इम्यून सेल्स, ठीक है? और सारे इम्यून ऑर्गन्स, ओके? स्प्लीन, थाइमस, ये सारे के सब पेयर्स, पैचेस, ये सब किस में आ जाएंगे, इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है ये, ठीक है? थाइमस, स्प्लीन, पेयर्स, पैचेस, ये सब इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है, ओके? बोन मैरो, ये सब, ओके? कितनी टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इन्नेट मतलब द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ के समय ही आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी थी, इन्नेट इम्यूनिटी, ओके? एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्चुअली act like a barrier for the entry of different pathogens, ओके? चार तरह के बैरियर्स जो होते हैं आपकी बॉडी को बाहर के पैथोजन से बचाते हैं, दैट इज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर. फिजिकल बैरियर का मतलब है जो आपकी जैसे ये स्किन, जैसे म्यूकस कवरिंग, जैसे पूरा एलिमेंट्री कैनाल में आपको पता है म्यूकस वगैरह निकल रहा है, ठीक है? प्लस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी म्यूकस निकल रहा है, so that also act like a barrier for pathogen, okay? Mucus coating at the lining of respiratory system, right? और gastrointestinal में भी mucus की coating, this is also acting like a immune barrier और physical barrier. Urinogenital tract पे भी mucus coating होती है, that is also acting like a physical barrier and helping in providing immunity. फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेसिकली आपके पास क्या आ जाते हैं, जैसे कि ये जो आपका स्टमक का एसिड है, स्टमक इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इनसाइड इट, ओके? तो HCl की प्रेजेंस की वजह से स्टमक इज एसिडिक. द गैस्ट्रिक जूस which is released by the stomach consists of HCl which makes the stomach acidic.
right? So acid in the stomach also act as a physiological barrier for different pathogens. खाने में जितना भी पैथोजन आएगा that will be destroyed by this HCl. ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है? प्लस आपका जो माउथ में सलाइवा है that also act like a physiological barrier because the saliva in your mouth consists of antibodies. It consists of antibodies. Okay, these antibodies act like soldier. जैसे ही कोई भी पैथोजन आपके माउथ में एंटर करेगा these antibodies will act on that pathogen and will kill or destroy those pathogen. So no pathogen will enter from your mouth inside your body with the help of this saliva. ठीक है, एंटर हो भी गया तो स्टमक में HCl प्रेजेंट है, बच्चा कुचा वो मार देगा, ठीक है? ऑल्दो हाँ, पैथोजन के पास भी ऐसा बहुत चालाक होते हैं पैथोजन भी, तो वो भी अपनी अलग-अलग रूट्स निकाल ही लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? कि कैसे एंटर होना है बॉडी में, ओके? तो दीज़ आर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स व्हिच आर अंडर इनेट इम्यूनिटी, पहले से ही है हमारी बॉडी में ये, ठीक है? आपके पैदा होने के बाद आपने एक्वायर नहीं किया, ये ऑलरेडी था आपकी बॉडी में ये वाले बैरियर्स। फिर आते हैं सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स में बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे व्हिच आर एक्टिंग एज सोल्जर्स फॉर द पैथोजन, जैसे कि डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है? और डब्ल्यूबीसीज में ही जैसे एग्जांपल न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स बहुत बढ़िया फेगोसिटिक सेल्स हैं, और साथ ही साथ जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे आर द फर्स्ट इन्वेडिंग सेल्स एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है? जहां भी इंजरी हुआ आपकी बॉडी में या जहां भी कोई भी पैथोजन एंटर हुआ आपकी बॉडी में, उस साइट पे सबसे पहले जो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं सेल्स दैट आर न्यूट्रोफिल्स, राइट? इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी ओनली, और मोनोसाइट साथ में, मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ओके? ये सब टाइप ऑफ मोनोसाइट न्यूट्रोफिल सब डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, ओके? दिस आल्सो एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट आता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स, ओके? कुछ केमिकल्स होते हैं, लो मोलिकुलर वेट केमिकल्स होते हैं व्हिच आर एक्चुअली रिलीज्ड बाय डिफरेंट सेल्स फॉर द इम्यूनिटी, ओके? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारे सेल्स साइटोकाइन्स को रिलीज करवाते हैं, ठीक है? तो कुछ साइटोकाइन्स जैसे इंटरफेरोन, ठीक है? तो वायरस वगैरह को मारने के लिए या वायरस इन्फेक्टेड सेल के लिए इंटरफेरोन्स निकलते हैं, आईएफएनस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइटोकाइन। प्लस आपका जो ये टी सेल है, टी लिम्फोसिटिक सेल्स, टी लिम्फोसिटिक सेल्स जो है दे आल्सो रिलीज साइटोकाइन, ठीक है? और ये जो साइटोकाइन्स होते हैं एक्चुअली दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल्स आल्सो, ठीक है? एक तो ये साइटोकाइन्स अदरवाइज भी दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर, और या अदरवाइज आल्सो दे आर acting as to kill the pathogen or something, but it also act as a recognizing particle by the B cell, ठीक है? तो B cell जो है they recognize these cytokines, और इन साइटोकाइन्स को रिकॉग्नाइज करके फिर बी सेल एंटीबॉडीज निकालते हैं। तो टी सेल इज आल्सो हेल्पिंग बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बिकॉज यू नो ओनली बी सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है? तो टी सेल्स भी निकाल रहे हैं बहुत सारे साइटोकाइन्स, इट विल एक्ट एज अ सेलुलर साइटोकाइन बैरियर, ओके? चलिए नेक्स्ट आता है आपका कि इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, साथ ही साथ आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी इसमें कवर हो जाएगा। पहले इनेट देख लेते हैं क्योंकि हमने वही पढ़ा है अभी। इनेट इम्यूनिटी जो है दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, पैदा होने से ही प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है? थ्रू आउट लाइफ चलता है, इट रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ, ठीक? और कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर विद पैथोजन और एंटीजन इज नॉट एसेंशियल बिकॉज बर्थ से ही है। तो पैथोजन के कांटेक्ट में तो हम बर्थ के बाद अगर आ रहे हैं तो फिर भी ये एक्ट कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए। तो पैथोजन के साथ कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर पैथोजन के कांटेक्ट में आएगा तभी ये इम्यूनिटी बनेगी या डेवलप होगी हमारी बॉडी में, नहीं, पहले से ही डेवलप्ड है ऑलरेडी, ठीक है? इनेट इम्यूनिटी जो है इनहेरिटेबल है ऑब्वियसली बिकॉज आपके जीन्स में आएगी, आपकी बॉडी में है, तो इट इज इनहेरिटेबल, ठीक है? इनहेरिट होगी ये, या आगे भी जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में। इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिजीज टू अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ये जो डिजीज है
कोई भी डिजीज, एनी डिजीज मान लो, ठीक है, तो उसके लिए उसके खिलाफ आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई ना कोई फाइटिंग मॉलिक्यूल बना हुआ है, विच कैन ऑल्सो बी इनहेरिटेड। ठीक है, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इनेट इम्यूनिटी ओनली। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब आपने उसको एक्वायर किया है, लिया है आफ्टर योर बर्थ। तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम आप इसको डेवलप करते हैं और शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है ये, और साथ ही साथ डेवलप होते रहते हैं बाय द एक्सपीरियंस या बाय द टाइम। आप अपनी लाइफ में जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, ये डेवलप और भी ज्यादा होता रहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन विच इज एंटरिंग। बिकॉज ऐसी इम्यूनिटी के लिए पैथोजन का कॉन्टैक्ट होना एसेंशियल है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट विद पैथोजन और एंटीजन इज एसेंशियल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है आप नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं कर सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन यू आर बीइंग एक्सपीरियंस। तो इस वजह से आपको ये खुद ही डेवलप करना पड़ता है अपनी बॉडी में। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, it protects the individual from pathogen present on other members of the same species। क्या करता है ये? It protects the individual from pathogen। अब किसी को मान लो कोई भी पैथोजन है मान लो, ठीक है, अब कोई भी पैथोजन है, इफ it is entering inside your body will show some sort of reaction to it। ओके, और क्योंकि ये इनहेरिटेबल नहीं है, ठीक है, तो मान लो अगर आप में कोई जेनेटिक इस तरह से डिफेक्ट है आपके जीन्स में, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो नहीं ठीक से डेवलप हो सकता है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास हो जाए वो जीन, डिफेक्टिव जीन। पर इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें तो आप खुद ही डेवलप कर रहे हो, तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि डिफेक्टिव इम्यून सेल्स आप नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दोगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी जो कि हम बाय द टाइम हम पैदा जब होते हैं उसके बाद एक्वायर करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ हम एक्वायर करते हैं। ठीक, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज। क्या होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स और किन की वजह से होते हैं? ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू। साथ ही साथ अब रिविजन भी स्टार्ट कर दीजिए दिसंबर एग्जाम के लिए। ठीक है, सिलेबस आपको दे दिया गया है, जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो चुका है, यू नो दैट। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा सिलेबस के बाहर चैप्टर था, और आई थिंक आपको ओवरऑल भी सिलेबस खत्म ही होने वाला है, एक चैप्टर बस ये बचा आई थिंक, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ और बचा है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन भी हम स्टार्ट कर देंगे सारे चैप्टर्स की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर। दिस वाज ऑल, थैंक यू।